ओम ह्रीं क्लीं शैतान स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं शैतान स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं शैतान स्वाहा। हे शैतान, मेरी जवानी, मेरी ताकत मुझे वापस दे दो। अचानक हवन कुंड की आग भड़क उठी और एक काला धुआं इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। वो शैतान था जिसकी आंखों में अंगारे दतक रहे थे। क्यों जगाया मुझे? मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मालिक, मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। मेरी त्वचा गल रही है। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मुझे और जिंदगी चाहिए। मुझे मेरी जवानी हमेशा के लिए चाहिए। मौत को धोखा देना इतना आसान नहीं है। तेरे बुढ़ापे और लंबी उम्र का एक ही मात्र तरीका है, इंसानी खून। खून? मैं तो रोज पीती हूँ खून, फिर भी मैं बूढ़ी क्यों हो रही हूँ? क्योंकि वो खून मामूली नहीं होना चाहिए। तुझे एक ऐसे इंसान का खून चाहिए जो अपनी किस्मत से हार चुका हो। एक ऐसा कुंवारा मर्द जो समाज से ठुकराया गया हो, जिसके अंदर प्यार की तड़प हो लेकिन उम्मीद मर चुकी हो। जब वो अपनी मर्जी से तुझे अपनाएगा और तेरे जाल में फंसेगा, तब उसका खून तुझे अमर बना देगा। एक टूटा हुआ मजबूर कुंवारा। मुझे पता है ऐसा शिकार कहाँ और कैसे मिलेगा। बस बहुत हो गया। एक विधवा? क्या मैं इतना गया गुजरा हूं? सिर्फ इसलिए कि मेरे बाल नहीं हैं, आप लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं। आवाज नीची कर अभिषेक। और क्या गलत है उसमें? घर बसाना जरूरी है, उम्र निकलती जा रही है। अभिषेक की सिसकियां और उसके माँ बाप की ऊंची आवाज उस छोटे से घर की दीवारों में गूंज रही थी। वो सरकारी ग्राम सचिव था, एक ऐसी नौकरी जिसके लिए गांव के कई लोग तरसते थे। लेकिन अभिषेक की जिंदगी एक अभिशाप बन चुकी थी। उसके बाल बेतहाशा झड़ रहे थे, जिससे उसका माथा सामने से पूरा खाली हो गया था। इसी एक कमी ने उसकी सरकारी नौकरी की चमक को फीका कर दिया था। कोई भी परिवार अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने को तैयार नहीं था। आज उसके माता पिता ने एक और रिश्ता सुझाया था, एक गरीब विधवा का। यही बात अभिषेक के सब्र का बांध तोड़ गई। बेटा, हम तेरा भला ही चाहते हैं। कब तक अकेले रहेगा? वो लड़की अच्छी है, घर संभाल लेगी। भला? इसे भला कहते हैं? रोज आईने में अपना चेहरा देखकर घुटता हूं मैं। समाज में लोग मुझ पर हंसते हैं और आप लोगों को बस अपनी इज्जत की पड़ी है। मैं नहीं करूंगा ये शादी, कभी नहीं। इतना कहकर अभिषेक गुस्से में दरवाजा पटक कर घर से बाहर निकल गया। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड अपने चरम पर थी। बाहर निकलते ही बर्फीली हवा के एक तेज झोंके ने उसका स्वागत किया, जिसने उसके गुस्से को भी एक पल के लिए जमा दिया। कस्बे की बत्तियां पीछे छूट चुकी थीं। अभिषेक गांव की तरफ जाने वाले कच्चे टूटे फूटे हाईवे पर तेजी से चल रहा था। रात का तापमान तेजी से गिर रहा था। घना कोहरा किसी सफेद कफन की तरह चारों तरफ फैल चुका था, जिससे कुछ फीट आगे देख पाना भी नामुमकिन था। सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ी के नीचे कुचली जाने वाली सूखी पत्तियों की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। सड़क के दोनों ओर खड़े बड़े बड़े पेड़ कोहरे में धुंधले दानुओं जैसे लग रहे थे और उनकी नंगी टहनियां हवा में ऐसे खड़खड़ा रही थी मानो हड्डियां आपस में टकरा रही हों। एक अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सब कुछ है, पर शांति नहीं। क्या बाल ही सब कुछ होते हैं? कोई मुझे इंसान नहीं समझता, बस एक गंजा आदमी समझते हैं। मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ।
तभी उसे महसूस हुआ कि कोहरे के उस पार कोई उसे देख रहा है। अभिषेक जी, ओ अभिषेक जी, आओ ना मेरे पास, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में तोड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन धुंध के सिवा कुछ न था। गुस्से और निराशा में बड़बड़ाता हुआ अभिषेक काफी दूर निकल आया था। तभी सड़क के किनारे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी। कोहरे की सफेद चादर के बीच लाल रंग का वो धब्बा अलग ही चमक रहा था। उसे एक लड़की दिखाई दी जो पूरी तरह से दुल्हन के लाल जोड़े में सजी हुई थी। वो इतनी कड़ाके की ठंड में भी बिना किसी शॉल या स्वेटर के पेड़ के नीचे बुत बनकर खड़ी थी। इतनी सुनसान और डरावनी रात में एक अकेली दुल्हन को देखना किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। पर वो बेहद खूबसूरत थी। उसका चेहरा कोहरे में किसी चांद की तरह चमक रहा था। उसकी सुंदरता ने अभिषेक के डर पर काबू पा लिया। वो हिचकते हुए उसकी तरफ बढ़ा। सुनिए, आप ठीक तो हैं? इस वक्त यहाँ अकेली? जी, वो मैं एक शादी से लौट रही थी। गाड़ी रास्ते में रुकी थी, मैं नीचे उतरी और वो लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्या? ऐसे कैसे छोड़कर चले गए? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकी है। रिंकी, बहुत प्यारा नाम है। मेरा नाम अभिषेक है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। रिंकी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बादलों के बीच चल रहे हों। दोनों चुपचाप ठिठुरते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उनकी बातें शुरू हुई। अभिषेक उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहा और अपने बारे में बताता रहा। चलते चलते अचानक कोहरे के बीच एक आइसक्रीम का ठेला खड़ा दिखाई दिया। इतनी जानलेवा ठंड में आधी रात को वीराने में आइसक्रीम का ठेला होना किसी अजूबे से कम नहीं था, बल्कि एक चेतावनी जैसा था। पर अभिषेक रिंकी के मोहपाश में ऐसा बंधा था कि उसे ये असामान्य नहीं लगा। कमाल है, इतनी ठंड में आइसक्रीम, पर जब साथ इतना हसीन हो तो मौसम का क्या डर। दोनों ने वहां रुककर आइसक्रीम खाई। रिंकी के हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। जब उसकी उंगलियां अभिषेक से छुईं तो उसे लगा जैसे किसी ने मृत शरीर को छू लिया हो, पर उसने इसे ठंड का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। बातों बातों में अभिषेक कब अपने घर का रास्ता छोड़कर रिंकी के साथ अनजान दिशा में बढ़ गया, उसे पता ही नहीं चला। आप करते क्या हैं अभिषेक जी? मैं ग्राम सचिव हूँ, सरकारी नौकरी है। पर छोड़िए इन बातों को। आप इतनी सुंदर हैं, कोई भी आपको देखकर अपना रास्ता भूल जाए। आप भी बहुत अच्छे हैं, इतनी रात को मेरी मदद कर रहे हैं। चलते चलते जंगल और घना हो गया था। झींगुरों की आवाजें भी अब बंद हो चुकी थी, जैसे जंगल भी डर कर चुप हो गया। मेरा गांव अब पास ही है, रात बहुत हो गई है। आप आज रात मेरे घर ही रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। नहीं नहीं, आपके घर वाले क्या सोचेंगे? मैं ऐसे... घर पे मेरे बूढ़े पिताजी के अलावा कोई नहीं है, वो कुछ नहीं कहेंगे। प्लीज मना मत कीजिए। अभिषेक के दिल में लड्डू फूट रहे थे। उसे लगने लगा था कि रिंकी उसे पसंद करने लगी है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। कुछ और चलने के बाद वो एक पुराने लगभग खंडहर जैसे दिखते घर के सामने पहुंचे। घर की दीवारों पर काई जमी थी और कोहरे ने उसे आधा निगल लिया था। घर पुराना था, पर वहां से आती चमेली और रात की रानी की मिली जुली खुशबू किसी को भी सम्मोहित करने के लिए काफी थी, जो शायद वहां की सड़ी हुई बदबू को छुपाने के लिए थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा कम था। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। एक कोने में बैठे एक बेहद बूढ़े झुके हुए आदमी पर नजर पड़ी। उसकी आंखें धसी हुई थी और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थी। ये मेरे पापा हैं।
बूढ़ा आदमी बस उन्हें घूरता रहा, कुछ बोला नहीं। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके सोने के लिए कमरा ठीक कर देती हूँ। रिंकी ये कहकर अंदर के एक कमरे में चली गई। रिंकी के जाते ही उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी दहशत तैर गई। वो अपनी कांपती हुई कुर्सी से थोड़ा आगे झुका और उसके गले से खरखराती हुई सूखी आवाज निकली। क्या नाम है तुम्हारा? जी अभिषेक। कहाँ मिली ये तुम्हें और तुम यहाँ क्यों चले आए? जी वो सड़क पर। तुम कुंवारे हो ना? अपनी शादी की परेशानी के बारे में तो नहीं बताया ना इसे? नहीं, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सुनो लड़के, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी भी वक्त है, जैसे भी हो यहां से भाग जाओ, बस भाग जाओ। और याद रखना, उससे ये कभी मत कहना कि तुम्हारी और मेरी कोई बात हुई है। अभिषेक की धड़कनें तेज हो गई। इससे पहले कि अभिषेक कुछ समझ पाता या पूछ पाता, रिंकी कमरे से बाहर आ गई। उसे देखते ही बूढ़ा आदमी चुप होकर वापस अपनी कुर्सी में धंस गया, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। रिंकी ने कपड़े बदल लिए थे। वो अब और भी खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसकी मीठी आवाज ने अभिषेक के दिल में उठी दहशत को फिर से दबा दिया। आइए अभिषेक जी, आपका कमरा तैयार है। अभिषेक शर्माते हुए उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। कमरे को फूलों से सजाया गया था। अभिषेक जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर इतनी सी देर में ही आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं। मैंने आपको मन ही मन अपना पति मान लिया है। अभिषेक को लगा जैसे उसकी लॉटरी लग गई है। जिस शादी के लिए वो तरस रहा था, वो खुद चलकर उसके पास आ गई थी। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ रिंकी। तो फिर देर किस बात की? ये लीजिए सिंदूर और ये मंगलसूत्र। अभी मुझे पहना दीजिए और मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। कल सुबह हम गांव के मंदिर में सबके आशीर्वाद से विधि विधान से शादी कर लेंगे। अभिषेक ने कांपते हाथों से सिंदूर की डिब्बी ली। जैसे ही उसने एक चुटकी सिंदूर रिंकी की मांग में भरा, बाहर मौसम ने भयानक रूप ले लिया। खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगी और हवा की एक तेज डरावनी सीटी ने सन्नाटे को चीर दिया। रिंकी आह कहकर डर से अभिषेक से चिपक गई। अभिषेक ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पल बाद रिंकी धीरे से अलग हुई। अभी नहीं अभिषेक जी, हमारा मिलन हमारी शादी के बाद होगा, जब दुनिया हमें पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगी। अभी आप बहुत थक गए हैं, इस बिस्तर पर आराम कीजिए। यह कहकर रिंकी कमरे से बाहर चली गई। अभिषेक अपनी किस्मत पर इतराता हुआ सुनहरे सपनों में खोकर उस आरामदायक बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गया। गहरी नींद में अभिषेक ने एक सपना देखा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई मखमली हाथ उसके पैरों को सहला रहे हैं। यह स्पर्श रिंकी का ही था। इस एहसास से उसकी नींद और भी गहरी होती जा रही थी। कमरे का तापमान अब 0 से भी नीचे जा चुका था, पर अभिषेक को एक अजीब सी जानलेवा गर्मी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे रिंकी का चेहरा उसके पैरों के पास है। उसके पैर में एक कांटा चुभने जैसा हल्का सा दर्द हुआ, पर रिंकी की गर्म सांसों से उसे एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, जो उसे और मदहोश कर रही थी। तभी उसके कानों में रिंकी की आवाज गूंजी, पर इस बार वो मीठी नहीं बल्कि भारी और डरावनी थी। तेरी जवानी मेरी भूख। तभी अचानक उसे रिंकी का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसके होठों की जगह नुकीले पैने दांत थे और उसका पूरा मुंह ताजे खून से सना हुआ था। एक भयानक चीख के साथ अभिषेक उठकर बैठ गया। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी चमड़ी किसी 70 साल के बूढ़े की तरह झुर्रियों से भर चुकी थी। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा। उसके काले बाल अब सफेद और रूखे हो चुके थे।
उसका जवान शरीर एक झटके में बूढ़ा हो चुका था। वो चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। बाहर हॉल में वही बूढ़ा आदमी बैठा था जिसे रिंकी ने अपना पिता बताया था। ये क्या हो गया मुझे? मैं बूढ़ा कैसे हो गया? तुम 6 महीने से सो रहे थे लड़के। 6 महीने? नहीं, रिंकी कहाँ है? उसी ने मेरे साथ ये सब किया है। कोई रिंकी नहीं है, वो एक छलावा है, एक पिशाचिनी। वो तुम जैसे कुंवारे और हताश लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर यहाँ लाती है और फिर धीरे धीरे उनकी जवानी और उनका खून पीकर जिंदा रहती है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। काश मैं झूठ बोल रहा होता। सालों पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह एक जवान लड़का था जो उसके इसी भ्रमजाल में फंस गया था। अब हम दोनों हमेशा के लिए इस घर में कैद हो गए हैं। हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि घर का मुख्य दरवाजा फिर से खुला। दुल्हन के उसी लाल जोड़े में सजी रिंकी अंदर आई। उसके चेहरे पर वही मासूमियत और ताजगी थी। उसके हाथ में एक और नौजवान लड़के का हाथ था जिसकी आंखों में अभिषेक जैसी ही उम्मीद और हसरतें थी। बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, ये मेरे पापा हैं। फिर बूढ़े हो चुके अभिषेक की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, और ये मेरे ताऊ जी हैं। आइए, अंदर आइए, शर्माइए मत, अब ये आपका भी घर है। नया लड़का उलझन में था पर रिंकी की खूबसूरती के जादू में बंधा अंदर चला आया। अभिषेक और वो दूसरा बूढ़ा आदमी दोनों उसे अपनी आंखों के सामने एक नए अंतहीन दुस्वप्न में प्रवेश करते हुए देखते रहे, हमेशा हमेशा के लिए उस घर में कैद।